Everyone, welcome to our series on design and verification of MIPS 32 based processor using system Verilog and UVM environment. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरीज के बारे में। देखिए अभी तक हमने प्रोसेसर के जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसमें से हमने ISA के बारे में डिस्कस कर लिया है। मैंने बताया आपको कि हम MIPS 32 ISA का यूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दिया, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट होते हैं आर टाइप, आई टाइप और जे टाइप, उनके बारे में डिस्कस किया हमने। आज से हम स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर CPU का समझना इम्पोर्टेंट है। तो आर्किटेक्चर में जैसे कोर होते हैं और ALUs होते हैं, मेमोरीज होती हैं, पेरिफेरल्स होते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं समझने के लिए आप, मैं वो समझाऊंगा इन आर्किटेक्चर के जो भी अभी आने वाले 2-3 वीडियोस होंगे उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेमोरीज होगा। सो देखिए CPU अगर हम देखें तो CPU क्या है, एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो जिसको डेटा हम दे रहे हैं और वो कुछ प्रोसेस कर रहा है उस डेटा को, और हमारे पास उसका आउटपुट रिलीज करके दे रहा है हमें। तो CPU को डेटा देना और फिर CPU से डेटा लेके उसको स्टोर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मतलब कि मेमोरी जो है, मेमोरी क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। मेमोरीज मालूम आपको, तो इतना तो आइडिया होगा कि मेमोरीज एक स्टोरिंग डिवाइसेस है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है। तो यानी कि हमने मेमोरीज में डेटा स्टोर किया हुआ है, CPU उससे डेटा फेच करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और वापस से मेमोरीज में रख देता है। पर जितना सिंपल आपको साउंड कर रहा है वो उतना सिंपल है नहीं। देखिए इशू क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेसर बहुत फास्ट काम करे, बहुत उसका स्पीड हम इन्हेंस करते हैं। तो हम प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें पाइपलाइन लगाते हैं, उसमें अलग अलग इन्हेंसमेंट लाते हैं। पर सिर्फ प्रोसेसर पर काम करना इनफ नहीं होता है प्रोसेसर को स्पीड बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्योंकि हम डेटा तो प्रोवाइड करेंगे प्रोसेसर को एक मेमोरी के थ्रू ना, राइट। तो अगर मेमोरी का जो स्पीड है और जो प्रोसेसर का स्पीड है अगर वो सेम नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो आप कितना भी इन्हांसमेंट कर दो प्रोसेसर में, आपको वो डिजायर्ड स्पीड नहीं मिलेगा। तो यानी कि मेमोरी का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ये अलग अलग मेमोरीज जो होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और उसका आगे का जो सब डिवीजन होता है, वो इस ऑप्टिमाइजेशन रूल पे ही स्टैंड करता है, ठीक है। जैसे आप सोचते तो होंगे ना कि क्यों नहीं मैं सिर्फ एक सिंपल सा कोई भी मान लीजिए कि जो मेरा हार्ड डिस्क है उसी पे पूरे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिजाइन करूं, पर उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे, इसलिए हम वो नहीं कर सकते ना। तो उन लिमिटेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं टिपिकली बात करूँ कैटेगराइजेशन ऑफ मेमोरी का, तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए आपका प्रोसेसर कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, इधर। तो जो प्रोसेसर है और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बीच में आपका प्राइमरी मेमोरी बैठता है, ठीक है। जो अब प्राइमरी मेमोरी क्या है, देखिए इसका स्पीड मतलब कि ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है आपके प्रोसेसर से, तो प्राइमरी मेमोरी का स्पीड ज़्यादा है, वाइल सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का जो साइज होगा, जो भी उसका स्टोरिंग कैपेसिटी होगा, वो ज़्यादा होगा। अब देखिए जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, तो स्टोरिंग कैपेसिटी एक बेसिक ब्लॉक से बना होगा ना, तो बेसिक ब्लॉक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिले होगा, और डिले बढ़ेगा यानी कि उसका एक्सेस टाइम बढ़ेगा। अब देखिए ये जो टर्म है एक्सेस टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टाइम को कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि वो टाइम, एक्सेस टाइम वो टाइम है जितना टाइम में आप अपने मेमोरी में से डेटा फेच कर सकते हो, तो वो एक्सेस टाइम है। ये जो एक्सेस टाइम जो लग रहा है वो एक्चुअली में जो कंपोनेंट उस मेमोरी में मैंने यूज़ किया है उसके डिलेज की वजह से आते हैं, ठीक है। तो उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, पर ऊपर से जो एक्सेस टाइम है आप ऐसा समझ सकते हो कि वो टाइम जो कि हमें लगता है एक मेमोरी में से डेटा फेच करने का, वो एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा साइज
उतना कम एक्सेस टाइम, जितना ज़्यादा एक्सेस टाइम उतना कम साइज। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है एक दूसरे में, तो वो तो साफ साफ आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मेमोरी चाहिए जो कि बहुत फास्ट हो, ठीक है, तो मैं उसको प्रोसेसर लगा देता हूँ। और क्योंकि मुझे अपने कंप्यूटर का या फिर जो भी मेरा पीसी है उसका मुझे जो स्टोरिंग कैपेसिटी वो बढ़ाना है, तो वहाँ पे मैं सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करता हूँ। तो यानी कि मेरे एक ही कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी हो गए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए फर्दर ये डिवाइडेड है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये सब ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, अभी जो हार्ड डिस्क होता है और जो एसएसडी कार्ड्स आते हैं, ये सब ऑप्टिमाइजेशन होते हैं नॉर्मल। तो जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उनका स्पीड और उनका साइज बढ़ाने के लिए होता है। तो ये उतना डेप्थ में जाने लायक चीज़ नहीं है और हमारा भी कंसर्न नहीं रहेगा। ये हमारा जो मेन कंसर्न है वो प्राइमरी मेमोरी का है, ठीक है, क्योंकि हम कोड डिज़ाइन कर रहे हैं ना, हम एक सीपीयू का पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें अभी यहीं पे रहना है, इसमें नहीं जाना है हमें, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी में आप देखोगे तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रैम और एक रोम। रैम मानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो पहले मैं रीड ओनली मेमोरी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, राइट, आपने उसको ऑन किया तो कंप्यूटर आपका बूट होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर स्टार्ट होते से ही क्या होता है, सबसे पहला चीज़ जो ऑन होता है वो आपका ये रोम ही होता है। रोम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, इस सेकेंडरी मेमोरी में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट कर्नल्स या फिर जो डेटा है वो उठा के यहाँ से वो आपके रैम में लेके जाते हैं। तो जो बूट का लॉजिक है वो बूट का लॉजिक आपके रोम में होता है। अब देखिए रोम पहले क्या होते थे कि आप इनमें से डेटा इरेज नहीं कर सकते थे, मतलब कि आपने एक बार इसमें जो भी डेटा स्टोर कर दिया वो स्टोर रहेंगे, आप उसमें से इरेज नहीं कर सकते हो। पर अब फर्दर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी हैं तो आप अब ये इरेजेबल फॉर्म में आने लगे। तो ये सब देखिए अलग अलग टाइप्स के जो रोम है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका पी रोम है तो मतलब कि प्रोग्रामेबल रोम है, ये ई पी रोम है मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, ठीक है। ये मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रे से आप डेटा इसके अंदर जो भी स्टोर है उसको इरेज कर सकते हो। और ये ई रोम मतलब कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, ठीक है। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट अभी कंसर्न का नहीं हमारे। आपको अगर इंटरेस्ट आता तो आप जाके इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, पर अभी ये भी हमारे कंसर्न का नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो रैम है। रैम क्यों? क्योंकि रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द होल मेमोरी हायरार्की, ठीक है। तो हमें रैम के बारे में देखना है। अब आप देखोगे रैम जो है फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एस रैम और डी रैम, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक थोड़ा रियल वर्ड जो आपने एक्सपीरियंस किया हो उससे कनेक्ट करता हूँ, तो आप सपोज करो कि आपने एक लैपटॉप बाई किया है, ठीक है, और उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से कि 512 GB का उसका जो है स्टोरेज है और 16 GB का उसका रैम है। तो जो 512 GB है वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ठीक है। अब वो 512 GB अलग अलग टाइप्स के होते थे ना, पहले हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते थे, अब SSD कार्ड्स आने लगे, फर्दर भी और ऑटोमाइजेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो 512 GB हो गया वो आपका सेकेंडरी मेमोरी होगा, ठीक है। और जो ये 16 GB है वो आपका रैम है, ठीक है। और रैम में भी अगर टू बी स्पेसिफिक में बात करूं तो वो आपका ये डी रैम, ठीक है, डी रैम और एस रैम मिलके, ठीक है। अब देखिए अगर आप ध्यान दे होंगे तो वो जो पूरे 512 GB होते हैं वो पूरे हमारे डेटा स्टोरेज के लिए एक्सेसिबल नहीं होते। उसमें से 5 अगर 12 GB का आपका स्टोरेज है टोटल, तो उसमें से आप 450 या 475 GB तक यूज़ कर सकते हो। तो जो बचे 25 GB हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली में वो आपके जो कंप्यूटर के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए और जो बूट लॉजिक वगैरह हो गया, वो सब स्टोर करने के लिए यूज हो जाते हैं। तो आप उन 25 GB को यूज नहीं कर सकते,
उसके अलावा जो बचे हुए 450 या 475 GB बचते हैं, आप उनको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये जो अगला जो 16 रैम है वो मेरा ये रैम है, जो अगला 16 GB ऑफ मेमोरी है वो मेरा रैम है। अब देखिए रैम में भी देखो, आप देखोगे तो लेवल, आपने कैशेज सुना होगा, कैशेज होते हैं। ठीक है, अभी कैशेज होते हैं वो कैशेज एस रैम टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टैटिक रैम। ठीक है, अभी कैशे देखिए, आप सबसे दूर जो आपका सबसे बड़ा साइज का मेमोरी है वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, वो सबसे दूर होता है सीपीयू के। आप और फर्दर जाते हो ऊपर तो आपको मिलता है डी रैम, जो एक्चुअल रैम होता है ना रैम, तो वो रैम या डी रैम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कैशेस जब होते हैं तो कैशेस भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैशेस होते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 कैशेस होता है सबसे पास सीपीयू के होता है, मतलब ठीक है। उसके बाद लेवल 2 कैशेस होते हैं। लेवल 2 कैशेस मतलब कि जैसे कि समझिए कि आपका एक प्रोसेसर है। ठीक है, उसके अंदर कोर्स होते हैं, मैंने कोर्स बताया ना, कोर्स मेन जो ब्रेन होता है किसी भी प्रोसेसर का वो होता है, वही उसके अंदर ये लॉजिक यूनिट जो भी होते हैं वो एक कोर ही होता है। तो कोर, हर एक कोर का अपना एक मैं इसको डायग्राम समझ जाता हूँ, कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मुझे मिला था डायग्राम, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए एक ये मेरा पूरा सीपीयू है। ठीक है, इस सीपीयू के अंदर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 इंटू 4 यानी कि 16 कोर्स हैं। ठीक है, और हर एक कोर को मैंने डिवाइड कर दिया है क्लस्टर। अब इस एक डिवीजन को हम क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक किसी पर्टिकुलर कोर को उठाओगे ना, तो एक कोर के अंदर एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर बैंक होता है और लेवल 1 कैशे होता है। ये लेवल 1 कैशे और जो रजिस्टर होता है वो कोर स्पेसिफिक होता है। फिर लेवल 2 कैशे आता है। लेवल 2 कैशे इस पूरे क्लस्टर का होता है, यानी कि जो 4 कोर्स हैं, ये 4 कोर्स आपस में इस लेवल 2 कैशेस को शेयर करते हैं। उसके बाद ये पूरे जो कोर्स हैं आप देख सकते हो, ये पूरे जो कोर हैं, ये कोर आपस में लेवल 3 कैशेस से कनेक्टेड होते हैं। तो यानी कि लेवल 1 कैशे कोर स्पेसिफिक हो गया, लेवल 2 कैशे आपका क्लस्टर स्पेसिफिक हो गया, और जो लेवल 3 कैशे होता है वो पूरा जितने भी कोर्स होते हैं वो सब में शेयर होते हैं। देखिए अब ये कोई यूनिवर्सल आर्किटेक्चर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेसर को उठा के देख रहे हो। ठीक है, और इसी में ही ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। ठीक है, ये लेवल 1 किस तरीके से आप मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है आपके प्रोसेसर के स्पीड बढ़ाने या घटाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है कोई चीज? कैशेस के बारे में समझ में आया? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लेवल बता दिया, मतलब देखिए अगर मैं एक पूरा स्टार्टिंग, मेरे पास यानी कि कोर है, अगर मैं पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास एक कोर है। कोर क्या है? कोर मेन प्रोसेसर है आपका, जो मेन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कोर होता है। कोर के सबसे पास में होता है वो एक रजिस्टर बैंक होता है। तो यानी कि रजिस्टर बैंक सबसे फास्टेस्ट लेवल ऑफ मेमोरी हो गया। ठीक है, उसके ऊपर आप गए तो अलग अलग कोर्स एक क्लस्टर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब एक कोर के पास अपना रजिस्टर बैंक हो गया, अपना लेवल 1 कैशे हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लस्टर का अपने लेवल 2 कैशे हो गया, सब शेयर करते हैं, और जो पूरा जितने भी कोर्स होते हैं वो आपस में लेवल 3 कैशेस को शेयर करते हैं। राइट, उसके बाद ऊपर रैम आता है, और रैम कम्युनिकेट करता है आपको डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से। कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, यानी कि जो आपका मेन डिस्क है, उस डिस्क में हर एक एप्लीकेशंस के जो बाइनरी स्ट्रीम्स होते हैं, जो बिट स्ट्रीम्स होते हैं, वो स्टोर होते हैं कोड्स के फॉर्म में। ठीक है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उस एप्लीकेशन का जो बिट स्ट्रीम फाइल है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उठाता है और उसको रैम में डाल देता है। ठीक है, फिर उस रैम से वो कैशेस के थ्रू होते हुए प्रोसेसर में जाता है और डेटा प्रोसेस होता है और आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, ओके, होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। नहीं समझ में आया हो तो आप वापस से एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि हमने
सुना होगा हर एक के बारे में, रोम, रैम और कैशेस, पर ये कैसे कनेक्टेड है हमें उसका आइडिया नहीं होता। तो आप अगर इसको देखोगे इस वीडियो को थोड़ा डिफाइन करके, तो आपको उन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, राइट। तो ये जो पिरामिड है मेमोरी का, ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कैसे लेवल ऑफ मेमोरी एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे ऊपर जो आपको होता है वो सीपीयू रजिस्टर होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया रजिस्टर बैंक, ठीक है। इस रजिस्टर बैंक का जो टिपिकल साइज होता है वो 128 बाइट्स होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों नहीं मैं पूरा जो भी मेरा मेमोरीज है, चाहे वो सेकेंडरी होगा चाहे वो प्राइमरी होगा, मैं उस रजिस्टर से बना लूँ। तो यहाँ पे अब आपका आता है कॉस्ट। इस रजिस्टर को बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं ज़्यादा मेमोरी इससे बनाऊँ तो जो मेरे कंप्यूटर का जो कॉस्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कॉस्ट कटिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जो टिपिकल साइज होता है वो 128 बाइट्स के होते हैं। ये सीपीयू से पास में होता है, ठीक है। और जो आप फ्लिप फ्लॉप देखते हो ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह जो देखते हो आप, डी फ्लिप फ्लॉप या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप, वो यही होते हैं, वो रजिस्टर्स ही होते हैं, ठीक है। और इसका जो एक्सेस टाइम है वो 1 नैनो सेकेंड का होता है। उसके नीचे मैं आता हूं तो देखो आपका ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैशेस हो गया आपका, ठीक है। देख लो आप लेवल 1 कैशेस का 16 से 64 केबी तक जाता है, ठीक है। लेवल 2 कैशेस का अप्रॉक्सीमेट 250 केबी तक जाता है। और जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो 1 से 4 नैनो सेकेंड के बीच में होता है। वो सब देख लीजिए, आप देख सकते हैं, पॉज करके आप इसको थोड़ा सा देखिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसका कितना एक्सेस टाइम होता है और कितना टिपिकल स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी मेमोरीज बनते हैं, ठीक है, हर एक का 3 मेन पैरामीटर्स होता है। एक एक्सेस टाइम हो गया, दूसरा हो गया उसका स्टोरेज, और तीसरा हो गया उसका बिल्डिंग कॉस्ट। सो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम अपने मेमोरी का साइज डिफाइन करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो हर एक का जो भी आर्किटेक्चर होता है, जैसे मैंने रजिस्टर होता है कि बेसिक जो फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हो वो होता है, ठीक है। ये एक बिट को स्टोर करने के लिए ये फ्लिप फ्लॉप जानते हो। वो जो कैशेस होते हैं, यानी कि जो कैशेस होते हैं, मैंने बताया आपको कि वो एसरैम होता है, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो कैशेस लेवल 1 लेवल 3 के होते हैं। तो जो ये एसरैम होता है ना, वो टिपिकली 6 ट्रांजिस्टर से बनता है। इसका अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ आर्किटेक्चर। तो जो एसरैम होता है वो 60, जो लेवल 1 कैशे होता है वो 60 एसरैम होता है, यानी कि 6 ट्रांजिस्टर बनते हैं। जो लेवल 2 होता है वो 80 से होता है, ठीक है। और लेवल 3 थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है, ठीक है। देखिए आप देखो तो ये एक्सेस टाइम बढ़ रहा है, देखो ये सब चीज़ आप थोड़ा नोटिस करना, पॉज करके देखोगे तो समझ में आएगी कुछ चीज़ें। फिर आप नीचे जाते गए, ठीक है। डी रैम पढ़ते हो आप, डी रैम यानी जो मेन रैम जो स्पेसिफिकेशन होता है वो डी रैम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी मेमोरी हो गया, क्योंकि आपके जो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं उसमें आपका खुद का फाइल्स, जो फोटोज वीडियोज या फिर जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वो सब इस इनमें आता है, ठीक है, इस सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो वो एप्लीकेशन आपके रैम्स में जाके स्टोर हो जाता है। और कौन करता है ये ट्रांसफर ऑफ डेटा? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ओके, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, अब आते हैं हम अपने कोड की तरफ, अपने कोर की तरफ, ठीक है। अपने जो हम कोड डिजाइन कर रहे हैं उसी तरफ आते हैं। ये तो एक टिपिकल ओवरव्यू हो गया हमारे मेमोरीज का जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल ओवरव्यू हो गया। अब अपने कोर स्पेसिफिक रह के बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो हम कोड बनाएंगे उस कोड में कौन कौन सी मेमोरी होगा और वो जो एक्चुअल मेमोरीज इंडस्ट्री में होते हैं वो कैसे उनसे लिंक्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पहले एक चीज समझना, वो है आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर। तो देखिए दो तरीके का आर्किटेक्चर होता है, एक होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर और एक होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि प्रोसेसर जो होते हैं
उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे मेरा प्रोसेसर काम करता है, ठीक है, राइट। तो यानी कि एक तो हो गया इंस्ट्रक्शन जो मैंने अपने कंप्यूटर को दिया, दूसरा होगा वो डेटा जिसपे वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, ठीक है। दो चीज अलग अलग चीजें हैं। एक हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, जो कमांड आपने दिया अपने कंप्यूटर को, सपोज ये बोला कि फोटो को आपको कुछ एडिट करना है, ठीक है, तो फोटो को जो एडिट करने का जो कमांड है वो इंस्ट्रक्शन हो गया, और जो एक्चुअल फोटो है वो आपका डेटा हो गया जिस पे मेरा प्रोसेसर काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि अब दो अलग अलग चीजें हैं, तो दो मेमोरीज लगेंगी, ठीक है। अब हार्वर्ड जो होता है वो बोलता है कि आप एक काम करिए, आप दो अलग अलग मेमोरीज बनाइए। एक हो गया आपका इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये वाला इंस्ट्रक्शंस के लिए हो गया, और ये वाला आपका डेटा के लिए हो गया। पर जो मेरा न्यूमन है, वो न्यूमन बोलता है आप एक ही मेमोरी रखो और उसमें ऑप्टिमाइजेशन करके दोनों ही इंस्ट्रक्शंस और जो मेन डेटा है वो दोनों एक ही मेमोरी में रहेगा। समझ रहे हो? हार्वर्ड बोल रहा है कि आप दो अलग अलग मेमोरी रखो, एक में इंस्ट्रक्शन मेमोरी रखो और एक में डेटा मेमोरी रखो, ठीक है। पर न्यूमन बोल रहा है कि आप एक मेमोरी रखो, दो, और उसी मेमोरी में आप इंस्ट्रक्शंस भी डालो और अपने डेटा को भी डालो, ठीक है। तो हम जो प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हैं वो हमारा प्रोसेसर एक्चुअली में वो हार्वर्ड है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी कि उसमें एक आईमेम है और एक डीमेम। ये देखिए, ये मैं डायरेक्ट कोड से, जो मैं कोड में नोमेनक्लेचर यूज करूंगा वो मैं उठा के यहाँ पे रख दिया ताकि आपको सिंप्लिसिटी होगा, यानी कि मैं अपने कोड में ये तीन मेमोरीज यूज करूंगा, ठीक है। कौन कौन सी तीन मेमोरी? एक तो आपका हो गया रेज, एक हो गया आईमेम और एक हो गया डीमेम। अब देखिए, जो रेज है, रेज क्या है? रेज मैंने बताया ना, रजिस्टर बैंक, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, तो वो रेज हो गया आपका। तो वो 32x32 का हो गया। तो जो आप एड R1, R2, R3 जो देख रहे थे वो एक्चुअली में ये रेज ही था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मेरा मेमोरी होगा वो आईमेम होगा। ये इसका साइज आप देख सकते हो 1024 का है, यानी कि इसके अंदर 32 बिट्स के अलग अलग 1024 एड्रेसेस हैं, ठीक है। और वैसे आपके पास एक डीमेम होगा जो एक्चुअल डेटा स्टोर करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इसको रिलेट करूं एक्चुअल मेमोरी से, तो ये जो है आर, जो रेज है, ये रेज तो आप समझ गए होंगे कि ये जो रेज है वो रेज आपका ये सीपीयू रजिस्टर हो गया, ठीक है। पर ये जो दोनों है, ये आईमेम, ये क्या है? ये आपका लेवल 1 कैश है, यानी कि जो ये आईमेम है और जो ये डीमेम है ये लेवल 1 कैश है। तो यानी कि मेरा कोर हो गया और कोर का रजिस्टर बैंक हो गया और लेवल 1 कैश, दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि मेरे कोर में देखोगे हम लोग क्या डिजाइन करेंगे? रजिस्टर और लेवल 1 कैश, दैट्स इट। अब बाकी के जो ये लेवल 2 लेवल 3 कैश हैं और जो डी रैम है, ये सब से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम उसको डिजाइन नहीं कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम लोग का जो मेन वेब सर्किट हो उसमें ये रहेगा, बाकी हम इसको नॉट मॉडल, देखो आप ये हम मॉडलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर बैंक हो गया और लेवल 1 कैश होगा, खाली ये दो मेमोरीज, ओके। अब जो मैंने बात कर ली है आपसे रजिस्टर बैंक की और लेवल 1 कैश की, तो थोड़ा उसको समझना इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो एक मैं बेसिक सा आपको आर्किटेक्चर बताता हूँ कि ये एक्चुअल में जो सर्किट होते हैं कैसे इनके कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ एक रजिस्टर बैंक की, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग 32x32 रजिस्टर बैंक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो जो रजिस्टर बैंक है, यानी कि उसके अंदर 32 अलग अलग रजिस्टर्स हैं, हर एक 32 बिट के। अब एक बिट आप जानते हो, आप एक बिट एक डी फ्लिप फ्लॉप या फिर जो भी लैच आप यूज करोगे उससे स्टोर हो सकता है, यानी कि ये जो R0 है इसके अंदर 32 अलग अलग डी फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है। इसके अंदर 32 अलग अलग डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। ये आगे समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप है, वैसे इसके अंदर 32 डी फ्लिप फ्लॉप है, ऐसे करते करते सबके अंदर 32
डीफ्लिप्ड है। अब देखिए, मेरा जो रजिस्टर बैंक है, इस रजिस्टर बैंक खासियत क्या होती है कि आप इसके अंदर एक ही टाइम पे डेटा राइट कर सकते हो और दो रीड कर सकते हो, दो रजिस्टर्स को रीड कर सकते हो। ठीक है, ये इसका आर्किटेक्चर ऐसा होता है रजिस्टर बैंक की। तो यानी कि अगर आपको राइट करना है तो आपने इसके अंदर राइट एड्रेस डाला 5 बिट का, तो ये जो है 5 बिट का आपने एड्रेस डाला, आपके इंस्ट्रक्शन में वो 5 बिट का एड्रेस होगा, वो इस डिकोडर के अंदर जाएगा। उसके बाद ये डिकोड करेगा कौन सा मेरा एड्रेस है, और वो फिर उस एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा और आप फिर अपने डेटा को उसमें डालोगे। ठीक है, ये कंट्रोल बस क्या कर रहा है, आपके उस जो भी आपने 5 बिट का डेटा डाला है उसको पॉइंट करने लग रहा है। ठीक है, तो ये होगा देखिए, अब ये होगा कंट्रोल पाथ। देखिए, एक कोई भी रजिस्टर बैंक है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक हो गया आपका डेटा बस जो एक्चुअल डेटा कैरी करता है, एक हो गया आपका एड्रेस बस जो कि एड्रेस को कैरी कर रहा है, और एक होगा कंट्रोल बस जो कि आपको जो किस मेमोरी को आप एक्सेस कर रहे हो, कौन से रजिस्टर को आप एक्सेस कर रहे हो, वो कैरी कर रहा है। यानी कि जैसे राइट इनेबल हो गया, मतलब कि आप जैसे अब इसको 1 करोगे तो वो उस वाले जिस एड्रेस को ये 5 बिट पॉइंट कर रहा होगा उस वाले एड्रेस पे ही राइट करने के लिए पॉइंट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया मैं राइट का काम। अब देखिए, जब मुझे रीड करना है तो रीड क्या कर रहा हूं मैं, अब यहां पे 232 to 1 मक्स है, यानी कि 32 अलग अलग मेरा रजिस्टर बैंक हो गया। ठीक है, और इसमें मैं 5 बिट का अपना रीड एड्रेस डाल रहा हूं। तो मैंने रीड एड्रेस डाला इसके अंदर 5 बिट का, उसमें से मैं जो भी एड्रेस को पॉइंट करूंगा उसका डेटा मैं रीड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है इस रजिस्टर बैंक का, आप एक ही बार में एक डेटा को राइट कर सकते हो। ठीक है, और 2 डेटा को रीड कर सकते हो। ठीक है, ये रजिस्टर बैंक हो गया मेरा। अब आता है मेरा SRAM, यानी कि जो आप कैशे, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग रजिस्टर बैंक यूज कर रहे हैं और लेवल 1 कैशे यूज कर रहे हैं। तो लेवल 1 कैशे क्या होता है मेरा, कुछ नहीं, 60 SRAM यानी कि 6 ट्रांजिस्टर SRAM होता है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ वो एक CMOS SRAM है। अगर आपको CMOS का एक आइडिया होगा तो आप देख सकते हो कि ये एक इन्वर्टर है, राइट, ये एक इन्वर्टर है और ये भी एक इन्वर्टर है। तो एक इन्वर्टर का जो इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट है, और दूसरे का जो आउटपुट है वो पहले वाले का इनपुट है। तो वैसे इस लॉजिक से हमने एक डेटा को इस सर्किट के अंदर लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इन्वर्टर, ये वाले मेरे एक्सेस ट्रांजिस्टर है। ठीक है, आप देखो, जब भी आप इसको 1 करोगे ना, तब आप यहां से ये वाला मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा और ये सर्किट पूरी हो जाएगी। तो आप फिर यहाँ से डेटा इसमें रीड या राइट कर सकते हो। तो ये दोनों जो मेरे हैं, ये दोनों मेरे एक्सेस ट्रांजिस्टर्स हैं। ये क्या है, ये एक मेरा हो गया एक नॉट गेट, ये मेरा दूसरा नॉट गेट। तो ये 2 नॉट गेट एक लूप में लगे हुए हैं। तो ये एक बिट के डेटा को स्टोर कर रहे हैं और बाकी ये एक्सेस ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, और ये आपका लाइन लग के आप रीड कर रहे हो या राइट करो, आप इससे रीड राइट करोगे। ठीक है, ये एक आपका 60 SRAM हो गया। अब SRAM बात कर लें तो एक DRAM की बात कर लेते हैं। DRAM हम देखिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि DRAM क्या होता है। DRAM सिंपल से एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर के हेल्प से बना होता है। ये जो कैपेसिटर होता है यही डेटा को स्टोर करता है। अब दोनों मैंने आपको दिखाया ना, दोनों ही एक बिट स्टोर, ये पूरा जो आपको देख रहे हो आर्किटेक्चर, ये सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकता है। वैसे ही ये भी पूरा एक बिट को सिर्फ स्टोर कर सकता है। ठीक है, देखिए अब ये चार्ज है तो इसमें एक बिट स्टोर है, 1 स्टोर है, और अगर ये इनचार्ज है तो ये 0 स्टोर है। तो आपने देखो, आप कैपेसिटर को चार्ज और अनचार्ज करके इसके अंदर 1 और 0 को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया DRAM। तो आप देख सकते हो कितना छोटा है, राइट, इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगा और एक कैपेसिटर लगा, जो साइज में DRAM मेरा बहुत छोटा होता है और SRAM उतना ही बड़ा होता है। पर जो SRAM का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं है, राइट।
पर यहाँ पे आप क्योंकि कैपेसिटर यूज़ कर रहे हो तो कैपेसिटर का डेटा बार बार लॉस होगा ना, चार्ज लॉस होगा तो कैपेसिटर का डेटा जो स्टोर होगा वो भी लॉस होने लगेगा। तो अगर आप डी रैम यूज़ करो तो आपको बार बार उसको रिफ्रेश करना होगा, उसके अंदर बार बार डेटा डालना होगा, तो इसलिए ये थोड़ा स्पीड इसका डी रैम का स्लो जाता है इसकी वजह से। पर जो एस रैम का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक बिट ही आप देख लो, एक बिट का स्टोर करने की जो आर्किटेक्चर वो इतना बड़ा है एक एस रैम का, पर जो वहीं डी रैम देखिए आप, डी रैम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसका स्पीड ज़्यादा है पर इसका साइज भी ज़्यादा है और इसका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। पर यहाँ देखिए आपका इसका स्पीड कम है पर इसका साइज भी कम है और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम है। तो इसलिए हम लेवल में कैसे क्या होता है कि साइज तो कम होता है पर क्योंकि वो कंप्यूटर के पास में होता है इसलिए मुझे वो फास्ट चाहिए, तो इसलिए मैं एस रैम जो कैशेस होते हैं मेरे लेवल 1 कैशेस वो मेरा एस रैम होता है, बाकी जो रैम होता है वो डी रैम हो जाता है जो कि कंप्यूटर से दूर होता है। ओके, तो होप करता हूँ आपको मैं एक आइडिया दे पाया हूँगा इस वीडियो में मेमोरीज के बारे में, और आपको मैं जो एक्चुअल मेमोरीज हैं वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं एक सीपीयू से, उसका एक आइडिया दे पाया हूँगा मैं आपको। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए ताकि मैं अपनी वीडियो के कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।